नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम शालिनी चरसिया है। एमसीक्यू की श्रेणी में आज मेरा चौथा क्लास है। मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी ले रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे बीपीएससी, एनबीएस और केवीएस ईएमआरएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, उसके लिए पेड कोर्स भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आप लोग को तैयारी करना है तो आप पेड कोर्स को ले सकते हैं हमारे चैनल से। तो एमसीक्यू की श्रेणी में हम बढ़ते हैं। आज देखते हैं सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या कहते हैं। ठीक, मुख्यतः सितार पे अभी 2 गत बजाई जाती है। एक होती है हमारी मसीद खानी गत, मसीद खानी गत, और एक हमारा रजा खानी गत। ठीक, रजा खानी गत। तो द्रुत लय में इसको देखिए, विलंबित लय में बजाते हैं मसीद खानी गत को। ठीक, विलंबित लय में मसीद खानी को बजाते हैं और द्रुत लय में हम बजाते हैं रजा खानी को। ठीक, रजा खानी को हम द्रुत लय में बजाते हैं। इसका आंसर है रजा खानी। ठीक, अब सितार के जनक, थोड़ा सा सितार के बारे में जानते हैं। सितार के जो जनक है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार के जनक माने गए हैं। और रजा खानी जो है ये चंचल प्रवृत्ति का होता है। ठीक, और रजा खानी गत को पूर्वी बाज भी कहते हैं, पूर्वी बाज और लखनऊ बाज भी कहते हैं। ठीक, लखनऊ बाज भी कहते हैं। और एक तो ये हो गया कि रजा खानी को द्रुत लय में बजाते हैं। सितार के जनक अमीर खुसरो को माना गया है। और रजा खानी को पूर्वी बाज और लखनऊ बाज भी कहते हैं। और जो रजा खानी है वो चंचल प्रकृति का होता है। और रजा खानी के आविष्कारक जो हैं वो है रजा खां। ठीक, रजा खां ने रजा खानी का आविष्कार किया है। तो इसका आंसर हो गया रजा खानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? ठीक, पहले तो हम समझेंगे कि वर्ग क्या है। ठीक, किस वर्ग का बात कर रहा है। तो वाद्य के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, वाद्य के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो प्रकार है वो है हमारा तत्वाद्य यंत्र। जो दूसरा है हमारा वो है हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरा हमारा है घन वाद्य यंत्र। और चौथा जो है हमारा वो है अवनद्य वाद्य यंत्र। ठीक, अब इन सभी वाद्य यंत्रों को हम समझेंगे कि इन सभी वर्गीकरण में समझेंगे कि कौन सा वाद्य किस वाद्य वर्गीकरण में आता है। ठीक, तत्वाद्य समझेंगे। तत्वाद्य किसे कहेंगे? जिस वाद्य में तार लगा हो उसे तत्वाद्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए गिटार में तार लगा होता है, गिटार, सितार, सितार में तार होता है, तानपुरा, तानपुरा में तार होता है, सारंगी, सारंगी में तार होता है। ठीक, तो ये जो तार वाली वाद्य है इसे ही हम तत्वाद्य कहते हैं। ठीक, अब आते हैं सुशीर वाद्य पे। तो सुशीर वाद्य में क्या होता है कि यंत्र को, अगर हम किसी यंत्र को फूंक कर बजाते हैं, मतलब हवा के माध्यम से बजाते हैं, फूंक कर या हवा भर कर बजाते हैं, उसे हम सुशीर वाद्य कहते हैं। तो अब सुशीर वाद्य के श्रेणी में कौन सा वाद्य आएगा? तो देखिए बांसुरी आएगा पहले तो, बांसुरी, ठीक, शहनाई, उसके बाद फिर शंख। ठीक, और भी बहुत सारी वाद्य हैं। तो सुशीर वाद्य के अंतर्गत बांसुरी, शहनाई, शंख, ये जो वाद्य फूंक के बजाए जाते हैं वो आएंगे। अब आते हैं घन वाद्य। देखिए घन वाद्य में क्या होता है कि जिस वाद्य को पीट कर या रगड़ कर बजाया जाए उसे हम घन वाद्य के अंतर्गत लाएंगे। जैसे मान लीजिए झाला, झाला हमारा हो गया, ड्रम हो गया, घुंघरू हो गया, घुंघरू को पीट के बजाते हैं। ठीक, मंजीरा हो गया, मंजीर हो गया, ठीक, इस प्रकार ये हमारा घन वाद्य के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य के अंतर्गत देखिए चमड़े का हो और उसको बजा के स्वर, मतलब उसको पीट के रगड़ कर स्वर उत्पन्न हो, उसे अवनद्य वाद्य कहते हैं। जैसे अवनद्य वाद्य के अंतर्गत देख लीजिए क्या आता है, ढोलक आता है। ठीक, ढोलक, तबला, डफली, ताशा, मृदंग। तो ये जो वाद्य है ये सब अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है।
ठीक, एक देखते हैं कि शहनाई वादक, प्रमुख शहनाई वादक या शहनाई वादक का नाम लेते ही जिनका नाम सबसे पहले आता है वो है बिस्मिल्लाह खान। ठीक, बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक, बिस्मिल्लाह खान जी प्रमुख शहनाई वादक हैं। ठीक, तो शहनाई किस वर्ग में आता है? देखिए, शहनाई फूंक कर बजाते हैं। देखिए, शहनाई किस में आता है? सुशीर वाद्य में। ठीक, सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्णतः संगीतमय वेद कौन है? संगीतमय वेद कौन है? ठीक, तो संगीतमय वेद हमारा सामवेद है। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको डीप वे में कि सामवेद में क्या क्या है, कैसे है। तो सामवेद, देखिए साम का अर्थ ही होता है गान। ठीक, साम का अर्थ ही गान है और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल आधार माना गया है। ठीक, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल आधार माना गया है। ठीक, आधार माना गया है, आधार माना गया है। और सामवेद जो है हमारा विश्व का प्रथम संगीत का बुक कह लीजिए या ग्रंथ कह लीजिए कि प्रथम ऐसा ये सामवेद है जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है। ठीक, सामवेद में इसका आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? तो सितार के पहले तार को मध्यम से मिलाया जाता है। सितार के वादक पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि अमीर खुसरो को माना गया है। ठीक, अमीर खुसरो को इसका माना गया है पिता। और सितार वादक में और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि पंडित रविशंकर जी हैं सितार वादक, प्रमुख सितार वादकों में से इनका नाम आता है। फिर निखिल बनर्जी हैं, निखिल बनर्जी हैं, उमा शंकर जी हैं, उमा शंकर मिश्र जी हैं, ये भी बहुत ही प्रमुख सितार वादक हैं। अब आते हैं हम सितार के पहले तार को क्या कहते हैं। पहले तो हम जानेंगे सितार में कितने तार होते हैं। ठीक, सितार में कुल 7 तार होते हैं। ठीक, तो सितार में कुल 7 तार होते हैं। और देखिए यहाँ पे भी देखते हैं तरब जो होता है, तरब जो होते हैं सितार में संख्या तरबों की 12 से 20 होती है। और पर्दों की संख्या जो है, पर्दों की संख्या यहाँ पे 18 से 23 होती है। और इनको हम मिजराब की सहायता से दाएं हाथ के तर्जनी उंगली से बजाते हैं। ठीक, दाएं हाथ के उंगली से बजाते हैं। ठीक, प्रथम ये पहली उंगली से बजाते हैं मिजराब की सहायता से। तो पहले देखिए किससे मिलाया जाता है? प्रथम तार को म से मिलाया जाता है, द्वितीय तार को सा से, तीसरे तार को मंद्र पंचम से, और फिर चौथे तार को पंचम से, पांचवें तार को भी पंचम से। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें अति मंद्र हो जाता है, अति मंद्र सा से। ठीक, और इसमें होता है हमारा सा से। छठवीं जो होता है चिकारी का तार उसको सा से, और सातवीं जो चिकारी का तार होता है उसको तार सा से मिलाया जाता है। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रमशः 7 तारों को इस प्रकार से मिलाया जाता है। तो इसमें लिखा है कि पहले तार को मध्यम से मिलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं कि पंडित रविशंकर किस घराने के हैं? पंडित रविशंकर मैहर घराने के हैं। ठीक, रविशंकर जी के जो गुरु हैं उनका नाम है, रविशंकर जी के जो गुरु रहे हैं जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है वो है उस्ताद अलाउद्दीन। इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। और रविशंकर जी जो हैं इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि भारत रत्न हुआ, सेकंड हमारा पद्म भूषण, थर्ड हमारा जो है वो है पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है। तो रविशंकर किस घराने के थे? मैहर घराने के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दीर्घा दीर्घा रा दा दारा बोल किस गत में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे मसीद खानी में प्रयोग किया जाता है।
इसमें घराना है, घराने के विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक, वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? अख्तर पिया, अख्तर पिया इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घराने की नींव किस काल में पड़ी? देखिए घराने की नींव राजपूत काल में पड़ी। पहले तुम घराना समझते हैं कि घराना होता क्या है। तो देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैली ही घराना कहलाई। ठीक, घराना कहलाई। देखिए घराना जो है वो ऐसे ही घराना नहीं बनता, घराना पीढ़ियों से बनता है। ठीक, कम से कम 3 पीढ़ियों का होना जरूरी है, तभी वो आगे घराना बन पाएगा। 2 पीढ़ी चलेगा तो घराना नहीं कहलाएगा, 3 पीढ़ी होना चाहिए, चाहे वो आपके वंश का 3 पीढ़ी हो या आपके शिष्यों का 3 पीढ़ी हो। ठीक, तो 3 पीढ़ियों से अधिक जब हो तभी वो घराना कहलाता है। जैसे कई सारे घराना है, जैसे मान लीजिए बनारस घराना है, सेकंड हमारा दरभंगा घराना है, तीसरा हमारा आगरा घराना, ऐसे बहुत सारे घराने हैं, इटावा घराना, लखनऊ घराना, मैहर घराना। तो घराने की नींव किस काल में पड़ी है? वो है राजपूत काल। ठीक, भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैली ही घराना कहलाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि मियां मल्हार का थाट क्या है? देखिए मियां मल्हार का थाट क्या है? इसको तो पहले हम मौसमी राग भी कहते हैं। ठीक, मौसमी राग, मियां मल्हार मौसमी राग भी इसको कहते हैं। और मियां मल्हार का थाट काफी है। ठीक, थाट काफी है इसका। मियां मल्हार की जाति देखिए, मियां मल्हार की जो जाति होती है वो होती है औड़ो, औड़ो संपूर्ण। का अर्थ क्या है कि इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया होगा, तभी इसका औड़ो संपूर्ण जाति है। और मियां मल्हार के जनक माना जाता है कि तानसेन जी हैं। ठीक, तानसेन जी के द्वारा ही मियां मल्हार का आविष्कार हुआ है, इन्होंने ही मियां मल्हार गाया है। ठीक, मियां मल्हार सर्वप्रथम इन्होंने ही गाया है। और मियां मल्हार का जो गायन समय है, मियां मल्हार का जो गायन समय है वो है दिन का तीसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि प्रहर कितने होते हैं, तो 8 प्रहर होते हैं। ठीक, दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर। ठीक, तो इस प्रकार हमारे 8 प्रहर होते हैं। तो मियां मल्हार का थाट क्या है? काफी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा रे और धा कोमल युक्त राग है? ठीक, तो राग भैरव जो है हमारा वो रे और धा कोमल युक्त है। इसको हम प्रातः काल संधि प्रकाश राग भी, इसको संधि प्रकाश राग भी इसको कहते हैं। ठीक, और इसी भैरव को कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं? मैंने एक वीडियो में 10 थाट को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है ये बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि भैरव को कर्नाटक में माया माल व गौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु ये थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की संज्ञा दी गई है। ठीक, इनको तूतीय हिंद की संज्ञा दी गई अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य के पिता कहा गया, उर्दू साहित्य का पिता कहा गया है। और इनको कव्वाली का भी पिता माना गया है, कव्वाली के भी पिता कहलाते हैं ये। ठीक, तो 3 चीज याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु ये हैं और इनको तूतीय हिंद की संज्ञा दी गई है, और उर्दू साहित्य के पिता भी माना गया है इनको, और कव्वाली के पिता भी कहलाता है। मतलब कि ये 3 चीज माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए तिलवाड़ा ताल में पहले 3 ताल को अगर हम 3 ताल को विलंबित कर दिया गया तभी तिलवाड़ा ताल बना। ठीक, 3 ताल को विलंबित करने से तिलवाड़ा ताल बना। तिलवाड़ा जैसे 16, ये बस बोल का अंतर है, 16 ये भी मात्रा है, 16 ये भी मात्रा है, 4 ये भी विभाग है, 4 ये भी है, 1 5 13 पे इसमें भी ताली है, 1 5 13 में इसमें भी ताली है।
9वीं मात्रा पे इस पे भी खाली है, 9वीं मात्रा पे इस पे भी खाली है, और ये भी संपत ताल है। ठीक, संपत ताल है। तो इसमें विभाग भी 4 का होता है, 4 का विभाग होता है। तो इस प्रकार तिलवाड़ा ताल के कितने मात्राएं होते हैं? 16 मात्राएं होती है। 3 ताल को भी विलंबित कर दिया जाता है। राग भूपाली का वादी और संवादी क्या है? देखिए, राग भूपाली का वादी संवादी गंधार और हैवत है। ठीक, भूपाली को भूप भी कहा गया है। ठीक, भूप। राग भूपाली, राग भूपाली का जो राग भूपाली के विषय में जानते हैं कि राग भूपाली जो होता है वो है कल्याण थाट का राग है। ठीक, राग भूपाली जो है कल्याण थाट का राग है, और ये पूर्व प्रधान है। ठीक, पूर्व प्रधान राग है, ये पूर्व प्रधान राग है, और इसका गायन समय जो है वो है रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। और कर्नाटक में राग भूपाली को राग मोहन के नाम से जाना जाता है। ठीक, राग मोहन के नाम से। तो एक तो है कि राग भूपाली को भूप के नाम से भी जानते हैं, और राग भूपाली का थाट कल्याण है, और इसको पूर्व प्रधान राग कहा गया है, और रात्रि के प्रथम प्रहर में इसको गाया जाता है। और कर्नाटक में इसको दक्षिण कोई कर्नाटक कहते हैं कि राग मोहन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर है गंधार और धैवत। लास्ट क्वेश्चन है कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर है? तो मध्यम ग्राम में पंचम जो है वो है हमारे 16वीं श्रुति पे। ठीक, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो ये मध्यम को जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना मैंने एमसीक्यू पढ़ाया है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।